हेलो बच्चों, कैसे हो। हमारा चैप्टर चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी और आज हम करेंगे लास्ट के ये 4 न्यूमेरिकल। उसके बाद तो एडिशनल एक्सरसाइज है एनसीईआरटी के अनसॉल्व न्यूमेरिकल। तो हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन 3.10 से। तो बच्चों करें शुरू, चलो। क्वेश्चन 3.10 आपके स्क्रीन पर है, ऊपर ये दिख रहा है। काफी लेंथी क्वेश्चन है, मैं पढ़ देता हूं। इन अ मीटर ब्रिज द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड ए व्हेन द रजिस्टर Y इज ऑफ 12.5 ohms. Determine the resistance of X. Why are the connection between resistors in a wheat stone or meter bridge made of thick copper strips? B part. Determine the balance point of the bridge above if X and Y are interchanged. C part. What happens if the galvanometer and cell are interchanged at the balance point of the bridge? Would the galvanometer show any current? चलो करो इस क्वेश्चन को, समझो। फिगर इसमें दे रखा है। तो बच्चों ये डायग्राम आपको दे रखा है मीटर ब्रिज का। मीटर ब्रिज जो है व्हीट स्टोन ब्रिज की एक एप्लीकेशन है और हमें पता है कि मीटर ब्रिज जब बैलेंस कंडीशन में होता है तो ये जो रेजिस्टेंस है X अपॉन Y, इनका रेशो दिस इज इक्वल टू क्या होता है, दिस लेंथ AD अपॉन DB। ये एक जॉकी है और बैलेंस कब होता है व्हीट स्टोन ब्रिज, जब यहां गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 होती है, यानी C से D के बीच करंट फ्लो नहीं करता है। अब आपको दे रखा है जो बैलेंस पॉइंट आया, दिस इज डिस्टेंस L। L डिस्टेंस पे आया और L की क्या वैल्यू है 39.5। तो ये हो जाएगा आपका X अपॉन Y इज इक्वल टू L अपॉन DB। क्या होगा, इसकी टोटल लेंथ होती है 100 सेंटीमीटर, तो DB हो जाएगा आपका 100 माइनस L। सही है, ये बात आई समझ में। ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है ये है 100 माइनस L। किस यूनिट में होती है, सेंटीमीटर में। अब हमें Y भी पता है, X निकालना है। तो ये जो मीटर ब्रिज है इसकी एप्लीकेशन ये है कि हम अननोन रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो निकालें इसे, चलो हम इसे यही निकाल लेते हैं। X इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L इंटू Y। तो सारी वैल्यूज दी हुई हैं, आप कैलकुलेट करो वैल्यू रख के। तो यहां से X आएगा आपका X इक्वल टू L तो दे रखा है 39.5 अपॉन 100 माइनस 39.5 इंटू Y दे रखा है 12.5 ohms। चलो निकालो X आपका आएगा 8.16 ohms। 8.16 ohms। तो ये तो आपका पहले पार्ट का आंसर हो गया। अब ये पूछ रहे हैं कि ये जो कुछ मेटल की स्ट्रिप्स होती हैं, ये मेटल की स्ट्रिप्स हैं, मेटल की स्ट्रिप से ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो ये मेटल की स्ट्रिप्स कॉपर की क्यों होती हैं, उसका मेन रीजन ये है कि हम इस पोर्शन की रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है, यहाँ जो मेटल लगा हुआ है उसकी रेजिस्टेंस को हम फॉर्मूले में काउंट नहीं करते हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि बिल्कुल नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस हो, जिससे कि एक्यूरेट रीडिंग आए अननोन रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए ये स्ट्रिप्स कॉपर की होती हैं। सो दिस इज सिंपल। ठीक है बच्चों, ए पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बच्चों नेक्स्ट जो बी पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है वो ये कह रहे हैं कि अगर X और Y को इंटरचेंज कर दें। कैसे इंटरचेंज कर दें, यहां Y रेजिस्टेंस आ गई और यहां X। ठीक है, X कितनी थी, X की वैल्यू आई थी
8.16 और इसकी वैल्यू थी 12.5 ओम्स। अब अगर आप इसे इंटरचेंज कर दोगे तो बैलेंस पॉइंट भी इंटरचेंज हो जाएगा। जैसे L की वैल्यू क्या आई थी, L की तो दे रखी थी आपको 39.5 और ये डिस्टेंस आया था, ये फिर आया था क्या, ये तो है ही 60.5 सेंटीमीटर। जब अगर आप रेजिस्टेंस इंटरचेंज कर दोगे तो ये पॉइंट भी इंटरचेंज हो जाएगा, यानी D यहां आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा D। और ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी 60.5 सेंटीमीटर। देखो दिस इज 60.5 सेंटीमीटर और ये कितनी रह जाएगी 39.5। तो इस तरीके से बैलेंस पॉइंट भी इंटरचेंज हो गया। ठीक है बच्चों, आ गई ये बात समझ में, ध्यान में रहेगा ये कंसेप्ट। चलो ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में ये पूछ रहे हैं कि अगर हम इस बैटरी और इस गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज कर दें तो क्या होगा। यानी गैल्वेनोमीटर तो आ जाएगा A और B के बीच और बैटरी चली जाएगी C और D के बीच। तो बैलेंस पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा, बैलेंस पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैलेंस पॉइंट विल रिमेन एज सच। फर्क जो पड़ेगा वो इस पूरे मीटर ब्रिज की सेंसिटिविटी पे पड़ेगा और ये जो गैल्वेनोमीटर है ये कांस्टेंट रीडिंग देने लगेगा। ये आप एक्सपेरिमेंट करके भी देखना तो आपको इस चीज का बेहतर एहसास होगा। सही है, तो एक्सपेरिमेंट ये करके देखा भी गया, तो ये गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट रीडिंग देगा। सही है, देखना जरूर बच्चों। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन 3.11 है एनसीईआरटी बुक का, इसमें ये डायग्राम है, इस डायग्राम से ही ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो क्या कहता है ये क्वेश्चन, अ स्टोरेज बैटरी ऑफ EMF 8.0 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ohms is being charged by a 120 volt DC supply using a series resistor of 15.5 ohms. What is the terminal voltage of the battery during charging and what is the purpose of having a series resistor in the charging circuit? सही है, आया ये क्वेश्चन समझ में। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि इस बैटरी की मदद से एक दूसरी बैटरी चार्ज हो रही है। ये एक डीसी सप्लाई है 120 वोल्ट की, इसकी मदद से 8 वोल्ट की बैटरी चार्ज हो रही है। उस 8 वोल्ट की बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम्स और इस पूरे सर्किट में ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जुड़ी है R विच इज 15.5 ओम्स। अब आपसे ये भी पूछ रहे हैं कि करंट, पहले तो हमें करंट निकालना पड़ेगा, टर्मिनल वोल्टेज निकालनी है और उसके बाद ये बताना है कि ये रेजिस्टेंस R क्यों जोड़ी जाती है सर्किट से, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्यों जोड़ी जाती है। ठीक है, तो अपना थोड़ा दिमाग लगाओ, स्क्रीन पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। बस 2 सेकंड का समय दूंगा आपको, उसके बाद मैं सॉल्व करना शुरू कर दूंगा। करो पॉज। तो आप ये देख रहे हो कि इस बैटरी से ये बैटरी चार्ज हो रही है और जब हम एक बैटरी से दूसरी बैटरी को चार्ज करते हैं तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है और निगेटिव टर्मिनल यहां निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। ये बात तो आपकी समझ में आई। करंट I फ्लो कर रहा है, तो जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो जो टर्मिनल पोटेंशियल होती है वो होती है आपकी V इक्वल टू E प्लस I इंटू R। ठीक है, यहां E दे रखा है 8 वोल्ट, यानी वो बैटरी जिसको कि हम चार्ज कर रहे हैं, और R क्या है, इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस वो दे रखा है 0.5 ओम्स। अब हमें ये देखना है कि सर्किट में कितना करंट I फ्लो कर रहा है। I निकल जाए तो V आराम से निकल जाएगा। तो करंट I वो ओम्स लॉ से निकलेगा,
V इजिकल टू आई आर, I इजिकल टू V बाय R। तो हमें इस टोटल सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस देखना पड़ेगा और इसकी रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट। तो देख रहे हो 120 वोल्ट ये है, 8 वोल्ट ये, तो 120 माइनस 8 वोल्ट, ठीक है। क्योंकि अगर हम ऐसे चले देखो तो इसे हम पॉजिटिव लेंगे और इसे निगेटिव। मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का एक वीडियो बनाया था, किसी भी सर्किट की पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाली जाएगी, इसका वीडियो बनाया था, वो देख लेना, ठीक। उससे और बेहतर कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। अब आप ये हो गया आपका एक 112 वोल्ट, ठीक है, बिल्कुल सही समझ में आ गया होगा। अब हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो निकल गया रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सर्किट की रेजिस्टेंस निकालनी है। मान लो, चलो ऐसा ले लेते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो ये हो जाएगा R प्लस स्मॉल r 15.5 ओम्स प्लस 0.5 विच इज इक्वल टू 16 ओम्स। रेजिस्टेंस हमें मिल गई। अब हमें करंट भी मिल जाएगा। करंट I हो जाएगा, एक तो ये पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, सर्किट की रेजिस्टेंस, ये हो जाएगी आपके 112 अपॉन 16। सो दिस इज इक्वल टू 7 एम्पियर। 7 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। ये बात आपकी समझ में आ गई। अब हमें निकालना है ये टर्मिनल वोल्टेज। तो E कितना है 8 वोल्ट प्लस करंट कितना है 7 और इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5। कितना हो गया बताओ, 8 प्लस 3.5 विच इज इक्वल टू 11.5 वोल्ट। तो ये आपका आंसर होगा। सही है, ये हमने ऐसे निकाल लिया। आगे बच्चों ये बात समझ में, ठीक है। ये कंसेप्ट ये ध्यान रखना है कि जब हम चार्जिंग करते हैं तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होती है E प्लस आई इंटू आर, और जब बैटरी की डिस्चार्जिंग होती है यानी उसमें तो टर्मिनल पोटेंशियल हो जाती है V इक्वल टू E माइनस आई आर। डिस्चार्जिंग के केस में यहां माइनस आ जाता है, चार्जिंग के केस में यहां प्लस रहेगा। सही है, आगे समझ में, चलो बढ़िया। इसी क्वेश्चन में एक बात और पूछी जा रही है कि ये रेजिस्टेंस R हमने इस सर्किट में क्यों लगाई। उसका कारण ये है कि इस बैटरी से बहुत हाई एम्पियर का करंट निकलेगा, और इतना हाई एम्पियर का करंट निकलेगा कि जब वो इसे चार्ज करेगा छोटी बैटरी को, तो ये बैटरी डैमेज हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इस बैटरी के करंट को कंट्रोल करने के लिए हम ये रेजिस्टेंस लगाते हैं एक प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो ये रेजिस्टेंस नहीं होती, अगर ये रेजिस्टेंस नहीं होती तो इस सर्किट की रेजिस्टेंस क्या होती, सिर्फ ये 0.5 ओम्स, ठीक। जो कि 16 ओम्स है वो होती 0.5 ओम्स। तो करंट कितना होता 112 अपॉन 0.5। देखो यहाँ रफ करके देखो, करंट होता 112 अपॉन 0.5, तो ये हो जाता 224 एम्पियर। इतना हाई करंट, समझ रहे हैं ना, इतना हाई करंट निकलता, जहां 7 एम्पियर का निकल रहा है उसकी जगह निकलता 224 एम्पियर का, और वो इस छोटी सी बैटरी बेचारी को डिस्ट्रॉय कर देता। तो इसको बचाने के लिए ये रेजिस्टेंस लगाई जाती है, ठीक है, टू कंट्रोल द करंट गिवन बाय बैटरी 120 वोल्ट। सही है बच्चों, आ गई ये बात समझ में, चलो बहुत बढ़िया। तो बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3.12। ये पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट पे बेस्ड है। इन अ पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट a cell of EMF 1.25 volt gives a balance point at 35 centimeter length of the wire. If the cell is replaced by another cell and the balance point shifts to 63 centimeter, what is the EMF of the second cell? So it is the application of potentiometer। और अगर उसका कंसेप्ट और एप्लीकेशन
आपने पढ़ा है, जिसमें कि मैंने 3 वीडियो बनाए हैं, छोटे वीडियो हैं, वो वीडियो अगर आपने देखे हैं, आपको कंसेप्ट क्लियर है, तो ये क्वेश्चन चुटकियों का क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो ये होता भी है फिजिक्स में, क्या हर सब्जेक्ट में, कि जिस चीज़ का कंसेप्ट हमें पता है, हमने पहले से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रखे हैं, तो वो हमें इजी लगेगा ही। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर का अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना। ठीक, बस यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। इसको सॉल्व करो, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो 2 मिनट 2 सेकंड बाद ही मैं सॉल्व करना शुरू कर दूंगा। देखो बच्चों, आपको दे क्या रखा है, इस चीज पे गौर करो। आपको दे रखा है सेल का ईएमएफ 1.25 वोल्ट, बैलेंस पॉइंट है L1 35 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने दूसरा सेल लगा दिया, उसका ईएमएफ हमें निकालना है, और बैलेंस पॉइंट क्या है L2 63 सेंटीमीटर। हमें पता है पोटेंशियोमीटर के केस में E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1। निकालना है E2, सो E2 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 इंटू E1। वैल्यू रख दो 63 अपॉन 35 इंटू 1.25। तो कितना आएगा आपका E2? इसे आप कैलकुलेट करोगे तो यह आएगा 2.25 वोल्ट। दिस इज योर आंसर। सिंपल क्वेश्चन है एकदम, लेकिन ऐसे सिंपल क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आ जाते हैं, क्योंकि सिंपल ये तभी है जब कंसेप्ट पता है। कंसेप्ट नहीं पता या पोटेंशियोमीटर नहीं पढ़ा तो नहीं, ये सिंपल है। तो अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सही है बच्चों? तो बच्चों क्वेश्चन 3.13 पढ़ते हैं। द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर कंडक्टर estimated in example 3.1 is 8.5 into 10 raised to the power 28 meter cube per meter cube. How long does an electron take to drift from one end of a wire 3 meter long to its other end? The area of cross section of the wire is 2 into 10 raised to the power minus 6 meter square and it is carrying a current of 3 ampere. तो ये क्वेश्चन जो है 3.1 से कनेक्टेड है, तो करो इसे। ठीक है, इसमें हमें निकालना है टाइम। तो टाइम निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी पता होनी चाहिए। सही बात, बिल्कुल सही बात ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? करंट का क्या फॉर्मूला होता है? अगर किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, तो करंट का फॉर्मूला होता है I इक्वल टू वी डी ई एन ए। सही है। अब यहां से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो यहां से आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी I अपॉन ई एन ए। अब देखो हमें क्या क्या दे रखा है, सभी कुछ दे रखा है, चिंता की कोई बात नहीं। I जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है? 3 एम्पियर का। E इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कितने दे रखे हैं? 8.5 इंटू 10 टू दी पावर 28 पर मीटर क्यूब। पर यूनिट वॉल्यूम होता है। A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, ये कितना दे रखा है? 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। अब ये वैल्यू यहां रख दो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी। तो बच्चों ये कंसेप्ट, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। आप कहोगे सर बार बार अपने वीडियो को रिकमेंड कर रहे हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे भी एक मैंने वीडियो बनाया है, उसमें इस फॉर्मूले का प्रूफ है, तो उसे देख लेना, बहुत कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो निकालें I 3 एम्पियर डिवाइडेड बाय E 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 मल्टीप्लाइड बाय N
8.5 इंटू 10⁻28 मल्टीप्लाइड बाय a 2 इंटू 10⁻⁻6। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालो कितनी आ रही है, कैलकुलेट करो बच्चों, बहुत इजी कैलकुलेशन है। 1.1 इंटू 10⁻, बताओ बताओ कितनी आ रही है, -4 मीटर प्रति सेकेंड। अब आपको क्या निकालना है, टाइम। वेलोसिटी पता है, टाइम निकालना है, लेंथ ऑफ द वायर पता है। लेंथ ऑफ द वायर क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd। तो टाइम निकालो, टाइम t इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द वायर अपॉन vd। लेंथ ऑफ द वायर कितनी दे रखी है, 3 मीटर डिवाइडेड बाय 1.1 इंटू 10⁻⁻4। इससे आपका टाइम निकल के आ जाएगा। तो ये आपका आएगा 2.72 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड्स। अब ये देखो, इसको आवर्स में कन्वर्ट कर दो, करो, चलो यहां करते हैं कन्वर्ट। आवर्स और मिनट में कन्वर्ट कर दो। कभी कभी आवर्स और मिनट में आंसर दे रखा होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। 7 आवर्स 33 मिनट्स, 7 आवर्स 33 मिनट्स। सही है बच्चों, हो गया ये क्वेश्चन, वेरी गुड। चलो फिर आज के लिए इतना बहुत है। सही है बच्चों, क्वेश्चंस अच्छे हैं, प्रैक्टिस करते रहो, तभी सफलता मिलेगी। आज के लिए बाय, सी यू।